नमस्कार दोस्तों। कोविड के अल्फा डेल्टा गामा वेरिएंट के बाद अब एक नया वेरिएंट आ गया है मार्केट में, ओमिक्रॉन वेरिएंट, जिसको लेकर बड़ा हंगामा मच रहा है। अब हम जानते हैं कि म्यूटेशंस होना वायरस में एक बड़ी आम चीज होती है, तो क्यों इसको लेकर लोग इतना चिंतित हो रहे हैं, क्यों दुनिया भर की सरकारें पैनिक मोड में आ गई हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपने भी कोरोना से डरना छोड़ दिया है तो सावधान हो जाइए। A worst ever mutation that is said to have originated in South Africa. Scientists in South Africa are warning against a new coronavirus variant of extreme concern. इस नए वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट या फिर B1.1.529। इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था बोट्सवाना देश में, अफ्रीका में ये एक देश है, लेकिन साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने पहली बार WHO को इसके बारे में रिपोर्ट किया था 24 नवंबर को। तब से लेकर अब तक इस वेरिएंट को ढेर सारी मेजर कंट्रीज में आइडेंटिफाई किया जा चुका है, यानी ये वेरिएंट बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी फैल चुका है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, नेदरलैंड्स, ब्रिटेन, इजराइल, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक और हांगकांग। ये तो सिर्फ नोन केसेस हैं। रियलिटी में जब तक आप ये वीडियो देखोगे बड़ा लाइकली है कि ऑलमोस्ट हर मेजर देश में ये वेरिएंट ऑलरेडी फैल चुका होगा। 26 नवंबर 2021 वो डेट थी जिस दिन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया। अब इस चीज को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 के वेरिएंट्स को दो मेन कैटेगरीज में बांटता है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो वेरिएंट्स हैं जिनकी मदद से सिग्निफिकेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है कोविड-19 का, या फिर वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी या सिवियरिटी में भी फर्क पड़ सकता है डिजीज। बेसिकली पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं ये वेरिएंट्स। आज के दिन दो वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं WHO के अकॉर्डिंग। पहला है लैम्डा वेरिएंट जो कि पेरू देश में पाया गया था दिसंबर 2020 में, और दूसरा है मू वेरिएंट जो कि कोलंबिया देश में पाया गया था जनवरी 2021 में। लेकिन सही मायनों में प्रॉब्लमैटिक जो वेरिएंट्स हैं वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आते हैं। वो कोविड-19 के वेरिएंट्स जिनकी मदद से और ट्रांसमिसिबिलिटी देखने को मिलती है और आसानी से फैलता है कोविड-19, या फिर सिवियरिटी बढ़ जाती है डिजीज की, जो आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वो और स्ट्रांगली देखने को मिलते हैं, या फिर जो वैक्सीन्स की इफेक्टिवनेस है या पब्लिक हेल्थ मेजर्स की इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। अभी तक 4 वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न थे WHO के अकॉर्डिंग, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, जिनमें से डेल्टा सबसे खतरनाक वेरिएंट था। इंडिया में पाया गया था ये पहली बार अक्टूबर 2020 में, और जो इंडिया में एक खतरनाक सेकेंड वेव देखने को मिली थी कोविड-19 की, वो इस डेल्टा वेरिएंट की मदद से ही आई थी। बाकी जो अल्फा वाला था वो यूके में पाया गया था सितंबर 2020 में, बीटा साउथ अफ्रीका में, गामा ब्राजील में। अभी के टाइम तक डेल्टा सबसे डोमिनेंट वेरिएंट भी रहा है। आज के दिन जितने भी कोविड-19 के केसेस देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर में, उनमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस या फिर 80-90% से भी ज्यादा केसेस डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। लेकिन अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, ये 5वां वेरिएंट बन गया है VOC की कैटेगरी में आने वाला। तो WHO को ऑब्वियसली डर लगा है, साइंटिस्ट को डर लग रहा है कि ये अगला डेल्टा वेरिएंट तो नहीं बन जाएगा जो इवेंचुअली डोमिनेट कर जाए दुनिया पर, जिसकी वजह से नई वेव्स देखने को मिले कोविड-19 की दुनिया भर में। अब इससे पहले हम बात करें कि इस नए वेरिएंट से एक्चुअली में कितना खतरा पहुंचता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। कोविड-19 से काफी मिलता जुलता डिजीज है सीजनल फ्लू। दोनों के सिम्टम्स भी काफी मिलते जुलते हैं, हालांकि कोविड-19 के सिम्टम्स अक्सर ज्यादा सिवियर रहते हैं, और फ्लू में ही कोविड-19 की तरह भी जो लोग ज्यादा वीक होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा डेंजर वाली बात रहती है। और क्या आप जानते हैं, फ्लू से 2017 का आर्टिकल है WHO का, हर साल 6 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और क्या आप जानते हैं सीजनल फ्लू की वैक्सीन्स भी होती हैं, और इन वैक्सीन्स को हर साल अपडेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि जिस वायरस से आपको सीजनल फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो इतना ज्यादा म्यूटेट करता है, इतना ज्यादा बदल जाता है कि हर साल वैक्सीन को अपडेट करते रहना पड़ता है। तो कह सकते हो आप कि सीजनल फ्लू के भी म्यूटेशंस और वेरिएंट्स हर साल देखने को मिलते हैं, बस फर्क इतना है कि उसकी इतनी मीडिया में चर्चा नहीं करी जाती। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो 50 से ज्यादा म्यूटेशंस देखने को मिली हैं वायरस के इस वेरिएंट में। जो स्पाइक प्रोटीन होता है, जो ऊपर आप स्पाइक्स देखते हो, जिसकी मदद से ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर घुसता है, इसको बड़े क्लोजली देखा जाता है क्योंकि इसी की मदद से ही ये वायरस फैलता है। तो सिर्फ इस स्पाइक प्रोटीन में ही 32 म्यूटेशंस देखने को मिली हैं। डेल्टा वेरिएंट से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो डेल्टा वेरिएंट में 9 म्यूटेशंस देखने को मिली थी स्पाइक प्रोटीन में, और ओमिक्रॉन में 32 देखने को मिली है। यही रीजन है कि इसे एक बड़ा जंप बताया जा रहा है वायरस की एवोल्यूशन में। अब इंपॉर्टेंट सवाल हमारे लिए यहां पर यह है कि ये वेरिएंट कितना और आसानी से फैलता है, कितना ट्रांसमिसिबल है।
इस चीज को लेकर डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हमारे पास अभी सफिशिएंट डेटा नहीं है, अभी बड़े रिसेंटली ही तो डिस्कवर किया गया है इससे। लेकिन एक केस स्टडी करी गई थी साउथ अफ्रीका के एक रीजन में, जहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी में एक बड़ा तेजी से इंक्रीज दिखा था एक हफ्ते के अंदर अंदर 1% से लेकर 30% तक। तो डब्ल्यूएचओ का कहना है कि चांसेस यही है कि ये कहीं और ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। एक डिजीज मॉडलिंग साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि ये स्ट्रेन 500% ज्यादा ट्रांसमिसेबल है ओरिजिनल वुहान स्ट्रेन के कंपैरिजन में। कंपेयर करने के लिए बताऊं तो डेल्टा स्ट्रेन को करीबन 60% ज्यादा ट्रांसमिसेबल माना जा रहा था अल्फा स्ट्रेन से, जो कि 50% ज्यादा ट्रांसमिसेबल था ओरिजिनल वुहान स्ट्रेन से। तो डेल्टा के कंपैरिजन में ये कहीं और ज्यादा ट्रांसमिसेबल दिख रहा है, और ये एक अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कई बार बताया वायरसेस के साथ क्या होता है। जो वायरसेस ज्यादा ट्रांसमिसेबल होते हैं वो कम डेडली होते हैं, और जो डिजीजेस ज्यादा डेडली होते हैं वो कम ट्रांसमिसेबल होते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड है जो हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हो सकती हैं इस ट्रेंड में, लेकिन जनरली यही देखा गया है डिजीजेस में, जो कि आप इस बड़े ग्राफ में देख सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितनी तेजी से डोमिनेंट वेरिएंट बन गया है, ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में और भी तेजी से ये किया गया है, जिससे कि फिर से प्रूव होता है कि ये और ज्यादा ट्रांसमिसेबल है। अब अगला सवाल ये कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा डेडली है या कम डेडली है? इसका क्लियर कट आंसर हमें अभी तक नहीं पता है दोस्त। साइंटिस्ट का कहना है कि 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाएगा ये डिटरमाइन करने में। लेकिन जो प्रीलिमिनरी डेटा आया है साउथ अफ्रीका से, वो बताता है कि हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ गई हैं। अब इससे भी कोई क्लियर कट कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अगर ये वायरस ज्यादा ट्रांसमिसेबल था तो बड़ी तेजी से बहुत सारे लोगों में फैला होगा, बहुत सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल में आए होंगे, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गई होगी। ये हो सकता है, या फिर दूसरी तरफ ये भी हो सकता है अगर ये ज्यादा डेडली निकला तो उसकी वजह से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। इसलिए अभी कुछ भी कंक्लूड करना डेथ रेट को लेकर सही नहीं होगा। इनफैक्ट अभी तक हमें यह भी नहीं पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी या नहीं होगी। ये भी टाइम ही बताएगा, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 हफ्ते में हमें ये पता लगेगा। इन एनी केस चांसेस यही है कि वैक्सीन इफेक्टिव रहेंगी, लेकिन थोड़ी कम इफेक्टिव होंगी। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और नॉर्मल प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा ही होगा। ओवरऑल इतनी सारी अनजान इंफॉर्मेशन है, इसी अनसर्टेनिटी के डर में आकर दुनिया भर की सरकारों ने फिर से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी हैं, और कई सरकारों ने तो फिर से लॉकडाउन्स भी लगा दिए हैं अपने देशों में। यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि कई अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, अंगोला, मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया, इन सारी कंट्रीज से ट्रैवलर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। यूएसए ने भी कहा है कि साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना और इन अफ्रीकन कंट्रीज से आने वाले फॉरेनर्स अब देश के अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन यूएस सिटीजन है वो तो अलाउड है उन्हें आना। ऊपर से एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट दिखाता है कि किन किन कंट्रीज में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए गए हैं, और दूसरी तरफ दूसरा बक्सा दिखाता है कि किन किन कंट्रीज से ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये वाला चार्ट स्पेसिफिकली यूएसए के लिए है, लेकिन आप देख सकते हो कि कितना सेंसलेस डिसीजन है ये। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इन अफ्रीकन कंट्रीज से ही ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं। जब दूसरे कंट्रीज में भी पाए गए हैं तो उनसे फ्लाइट्स क्यों नहीं बैन करेगी, सिर्फ इन्हीं कंट्रीज से ही क्यों बैन करेगी? कितना रैंडम डिसीजन है ये। कई साइंटिस्ट ने इन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि पहली चीज तो ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती। अगर किसी इंसान को साउथ अफ्रीका से यूएसए जाना है और वो सही में बहुत डेस्परेट है, कोई उसका फैमिली मेंबर है वहां पर जो सालों से उसे देख नहीं पाया, या फिर किसी की डेथ हो गई है, उनसे उसका फ्यूनरल अटेंड करने जाना है, अगर कोई सही में डेस्परेट है तो वो पहले साउथ अफ्रीका से ऐसे देश में फ्लाई कर लेगा जहां से फ्लाई करना अलाउड है यूएसए में, और फिर उस देश से यूएसए चला जाएगा। पिछले 2 सालों से बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं जहां पर एक देश से दूसरे देश फ्लाइट नहीं जाती तो लोग डेस्परेशन में आकर कोई और कनेक्शन ले लेते हैं किसी दूसरी कंट्री के थ्रू, और फिर वो केसेस ऑब्वियसली फैल जाते हैं, उन्हें फैलना होता है। तो दूसरा रीजन ये है कि इससे आम आदमी की जिंदगी पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। बेमतलब 2 सालों से जो आम लोग हैं दुनिया के, वो फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर देश में कॉन्स्टेंटली रूल बदलते रह रहे हैं, ट्रैवल प्लान करना मुश्किल हो रहा है, लोगों को अपनी फैमिलीज को मीट करना मुश्किल हो रहा है, और जो अमीर लोग हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो तो अपने प्राइवेट जेट्स में बैठकर कहीं भी फ्लाई कर सकते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, साउथ अफ्रीका देश ने एक अच्छा काम किया यहां पर दुनिया को इस वेरिएंट के बारे में बताकर, और बाकी दुनिया की सरकारों ने कैसे रिएक्ट किया, हम साउथ अफ्रीका से फ्लाइट्स बैन कर देते हैं। मतलब साउथ अफ्रीका की पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री को, एविएशन इंडस्ट्री को ठप कर दिया 2 दिन के अंदर अंदर इस पैनिक में आकर। ऐसे डिसीजंस की वजह से अगर फ्यूचर में कोई और नया वेरिएंट निकल कर आता है किसी और देश में,
तो वो देश तो सोचेगा कि भाई यहां पर चुप रहना ही बेहतर है। अगर ज्यादा हल्ला मचाया कि देखो हमारे देश में एक नया वेरिएंट निकल कर आया, तो बाकी दुनिया की सरकारें हमारे ही देश को एक पनिशमेंट देंगी, हमारे देश से आना जाना बंद कर देंगी, हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री को असर पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी नीचे चली जाएगी। हम क्यों ऐसी पनिशमेंट सहें, हम चुप रहते हैं फिर। मेरी राय में दोस्तों, किसी भी देश को लॉकडाउन करना या किसी भी देश से ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट करना एक लास्ट रिजॉर्ट मेजर है। ये सब तब किया जाना चाहिए जब बाकी सारे मेजर्स फेल हो गए। हमें शुरुआत में बताया गया था, जब पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था, कि लॉकडाउन करे जा रहे हैं कर्व को फ्लैटन करने के लिए। लेकिन आज क्या स्थिति आ गई है, दुनिया भर की सरकारें यहां पर लॉकडाउन कर देती हैं, फ्लाइट रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं प्रिवेंटेटिव मेजर के तौर पर, कि हमें पता नहीं ये नया वेरिएंट कैसा निकलेगा, लेकिन हम प्रिवेंशन करने के लिए यहां पर एक फ्लाइट बैन कर देते हैं या लॉकडाउन डिक्लेयर कर देते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। इससे एक आम इंसान की जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ता है जिससे मेजर भी नहीं किया जा सकता। खुद ही सोचकर देखिए आपकी मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ा है पिछले 1-2 सालों में घर के अंदर बंद रहे हुए। बच्चों पर क्या असर पड़ता है जब वो स्कूल नहीं जा पाते, देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है जब लॉकडाउन किया जाता है, और बाकी और डिजीजेस की ट्रीटमेंट में भी कितना असर पड़ता है इस चीज का जब एक लॉकडाउन होता है देश और सब कुछ कोविड-19 के अराउंड फोकस रहता है। तो मेरी राय में ऐसे डिसीजंस, और मैं यहां पर दुनिया की ऑलमोस्ट हर सरकार को क्रिटिसाइज करने लग रहा हूं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है दुनिया भर की सरकारों के लिए। ये सारी सरकारें बस दिखाना चाहती हैं कि हम कुछ करने लग रहे हैं, जनता के सामने दिखाना चाहती है कि देखो हम बड़े प्रोएक्टिव हैं, हम यहां पर एक्शन ले रहे हैं। लेकिन रियलिटी में अगर इन्हें इंटरेस्ट है कि अपने देश को प्रिपेयर करें यहां पर एक नए वेरिएंट से डील करने के लिए, तो इन्हें हॉस्पिटल बेड्स पे फोकस करना चाहिए। जाके नए हॉस्पिटल बेड्स बनाओ, यहां पर हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर करो नए लोड के लिए। ये नहीं कि बाकी पूरे देश के लोगों के लिए ही सब कुछ बैन कर डालो, सब कुछ रोक दो वहां पर। आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में हमें कॉन्स्टेंटली म्यूटेशंस और वेरिएंट्स की खबर सुनने को मिलती रहेगी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली म्यूटेशन होती रहेगी यहां पर। लेकिन हमें वापस अगर दुनिया को नॉर्मल बनाना है तो मुझे नहीं लगता इस तरह से हो सकता है। आपकी क्या राय है यहां पर, आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।